हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नया विषय लेकर आप सभी के बीच आए हैं, वो है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में एक पठार है जो झारखंड राज्य के अधिकांश भाग के साथ साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के निकटवर्ती भागों को कवर करता है। पठार के उत्तर और पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान स्थित है और महानदी नदी का बेसिन दक्षिण में स्थित है। छोटा नागपुर पठार का कुल क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर 25,000 वर्ग मील है। व्युत्पत्ति: नागपुर नाम संभवतः नागवंशियों से लिया गया है, जिन्होंने देश के इस हिस्से पर शासन किया था। छोटा, हिंदी में छोटा, रांची के बाहरी इलाके में चुइता गांव का गलत समझा जाने वाला नाम है, जिसमें नागवंशियों के एक पुराने किले के अवशेष हैं। भूविज्ञान: जोन्हा जलप्रपात, झारखंड। जोन्हा जलप्रपात, झारखंड। संरचना: छोटा नागपुर पठार एक महाद्वीपीय पठार है, सामान्य भूमि के ऊपर फैला हुआ भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र। पठार प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों यानी लगभग 540 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी चट्टानें से बना है। पठार का निर्माण टेक्टोनिक बलों के कारण महाद्वीपीय उत्थान द्वारा सिनोज़ोइक के दौरान हुआ है। गोंडवाना सबस्ट्रेट पठार की प्राचीन उत्पत्ति की पुष्टि करते हैं। यह डेक्कन प्लेट का हिस्सा है जो क्रेटेशियस के दौरान दक्षिणी महाद्वीप से अलग होकर 50 मिलियन वर्ष की यात्रा पर निकला था, जो यूरेशियन महाद्वीप से टकराव के कारण बाधित हुई थी। डेक्कन पठार का उत्तर पूर्वी भाग, जहां यह पारिस्थितिकी क्षेत्र स्थित है, यूरेशिया के साथ संपर्क का पहला क्षेत्र था। छोटा नागपुर क्षेत्र में कायापलट, ग्रेनाइट गतिविधियों और आग्नेय घुसपैठ का इतिहास 1000 मिलियन वर्ष से लेकर 185 मिलियन वर्ष तक जारी रहा। जीवाश्म अभिलेख: छोटा नागपुर क्षेत्र में जीवाश्मों की उल्लेखनीय उपस्थिति है। जीवाश्म समृद्ध तलछटी इकाइयों में कई प्रकार के जीव जंतुओं जैसे एंजियोस्पर्म के पत्ते, फल, फूल, लकड़ी और मछली के जीवाश्म पाए जाते हैं। निर्णायक साक्ष्य की कमी के बावजूद इस स्ट्रेटिग्राफी को नियोजिन, विशेष रूप से प्लियोसीन युग से जोड़ा गया है। पहले के अध्ययनों ने इन तलछटों में कशेरुकी जीवाश्मों की पहचान की, जिसमें आधुनिक परिवारों से समानता रखने वाले मछली के जीवाश्मों की रिपोर्ट की गई, जो इन जमाओं को हाल के इचिथियोफौना अनुकूलन से जोड़ते हैं। विभाग: छोटा नागपुर पठार में 3 चरण हैं। सबसे ऊंची सीढ़ी पठार के पश्चिमी भाग में है, जहां पठार को स्थानीय रूप से पैट कहा जाता है, जो समुद्र तल से 910 से 1070 मीटर 3000 से 3500 फीट ऊपर है। सबसे ऊंचा बिंदु 1164 मीटर 3819 फीट है। अगले भाग में पुराने रांची और हजारीबाग जिलों के बड़े हिस्से और पुराने पलामू जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं, इससे पहले कि इन्हें छोटी प्रशासनिक इकाइयों में तोड़ दिया गया। सामान्य ऊंचाई 610 मीटर 2000 फीट है। स्थलाकृति प्रमुख नीसिक पहाड़ियों के साथ लहरदार है, जो अक्सर रूपरेखा में गुंबद जैसी होती है। पठार का सबसे निचला चरण औसतन लगभग 300 मीटर 1000 फीट के स्तर पर है। यह पुराने मानभूम और सिंहभूम जिलों को कवर करता है। ऊंची पहाड़ियां इस खंड का एक आकर्षक हिस्सा हैं। पारसनाथ पहाड़ियां 1370 मीटर 4480 फीट और दलमा पहाड़ियां 1038 मीटर 3407 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है। बड़े पठार को कई छोटे पठारों या उपपठारों में विभाजित किया गया है। पाट क्षेत्र: समुद्र तल से औसतन 1000 मीटर 3300 फीट की ऊंचाई वाला पश्चिमी पठार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पठार में विलीन हो जाता है। समतल शीर्ष वाले पठार, जिन्हें स्थानीय रूप से पाट के रूप में जाना जाता है, समतल सतह की विशेषता रखते हैं और उनके शिखर स्तरों के अनुसार यह दर्शाता है कि वे एक बड़े पठार का हिस्सा हैं। उदाहरणों में नेत्रहाट पाट, जमीरा पाट, खमर पाट,
रुद्नीपाट और अन्य शामिल हैं। इस क्षेत्र को पश्चिमी रांची पठार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह डेक्कन बेसाल्ट लावा से बना है। रांची पठार। रांची पठार छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस हिस्से में पठार की सतह की ऊंचाई लगभग 700 मीटर 2300 फीट है और धीरे धीरे दक्षिण पूर्व की ओर सिंहभूम, पहले सिंहभूम जिला या अब कोल्हान डिवीजन के पहाड़ी और लहरदार क्षेत्र में ढलान लेती है। पठार अत्यधिक विच्छेदित है। दामोदर नदी यहीं से निकलती है और एक दरार घाटी से होकर बहती है। उत्तर में यह दामोदर गर्त द्वारा हजारीबाग पठार से अलग हो जाती है। पश्चिम में पठारों का एक समूह है जिसे पट कहा जाता है। रांची पठार के किनारों पर कई झरने हैं जहां पठार की सतह से आने वाली नदियां पठार की खड़ी ढलानों से उतरते समय झरने बनाती हैं और काफी कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। उत्तरी कारो नदी ने रांची पठार के दक्षिणी किनारे पर 17 मीटर 56 फीट ऊंचा फेरुआ घोग जलप्रपात बनाया है। ऐसे झरनों को स्कार्प फॉल्स कहा जाता है। रांची के पास सुवर्णरेखा नदी पर हुंदरू जलप्रपात 75 मीटर, रांची के पूर्व में कांची नदी पर दस्सम जलप्रपात 39.62 मीटर, शंख नदी, रांची पठार पर सदनी जलप्रपात 60 मीटर स्कार्प फॉल्स के उदाहरण हैं। कभी कभी विभिन्न आयामों के झरने तब बनते हैं जब सहायक धाराएं बहुत ऊंचाई से मुख्य धारा से मिलती हैं। लटकती घाटियां। राजरप्पा 10 मीटर में रांची पठार से आने वाली भेरा नदी दामोदर नदी के साथ अपने संगम बिंदु पर उसके ऊपर लटकी हुई है। जोन्हा जलप्रपात 25.9 मीटर इस श्रेणी के झरनों का एक और उदाहरण है। गंगा नदी अपनी मुख्य धारा रारू नदी रांची शहर के पूर्व में के ऊपर लटकती है और उक्त जलप्रपात बनाती है। हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार को अक्सर दो भागों में विभाजित किया जाता है, उच्च पठार और निचला पठार। यहां उच्च पठार को हजारीबाग पठार और निचले पठार को कोदरमा पठार कहा जाता है। हजारीबाग पठार जिस पर हजारीबाग शहर बसा है, लगभग 64 किलोमीटर 40 मील पूर्व से पश्चिम और 24 किलोमीटर 15 मील उत्तर से दक्षिण की ओर है, जिसकी औसत ऊंचाई 610 मीटर 2000 फीट है। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग ज्यादातर खड़ी ढलान वाले हैं, लेकिन पश्चिम में यह सिमरिया और जबरा के पड़ोस में धीरे धीरे संकरी और नीचे उतरती है, जहां यह दक्षिण की ओर मुड़ती है और तोरी परगना के माध्यम से रांची पठार से जुड़ती है। यह आमतौर पर दामोदर गर्त द्वारा रांची पठार से अलग होती है। हजारीबाग पठार का पश्चिमी भाग दक्षिण में दामोदर जल निकासी और उत्तर में लीलाजन और मोहना नदियों के बीच एक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र का निर्माण करता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ियों का नाम कसियातू, हेसातू और हुदू गांवों के नाम पर रखा गया है और पठार के सामान्य स्तर से 180 मीटर 600 फीट ऊपर दक्षिण की ओर उठती है। दक्षिणी मुख के साथ आगे पूर्व में एक लंबी स्पर दामोदर नदी तक जाती है, जहां यह असवा पहाड़ में समाप्त होती है, जिसकी ऊंचाई 751 मीटर 2465 फीट है। पठार के दक्षिण पूर्वी कोने में 932 मीटर 3057 फीट पर जिलिंगा पहाड़ी है। महाबार जरीमो 666 मीटर 2185 फीट और बरसोट 660 मीटर 2180 फीट पूर्व की ओर अलग थलग हैं और पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर सिंदरैली 670 मीटर 2210 फीट और महुदा 734 मीटर 2409 फीट सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं। पठार पर अलग थलग हजारीबाग शहर के पड़ोस में 4 पहाड़ियां हैं, जिनमें सबसे ऊंची चेंदवार 860 मीटर 2810 फीट ऊंची है। सभी तरफ इसकी एक बहुत ही खड़ी ढलान है, जो केवल दक्षिण पूर्व की ओर संशोधित है। दक्षिण में यह जिलिंगा पहाड़ी के नीचे बोकारो नदी के तल पर 670 मीटर 2200 फीट की ऊंचाई से लगभग सीधा गिरता है।
उत्तर से देखने पर इस पठार के किनारे पहाड़ियों की एक श्रृंखला की तरह दिखते हैं, जिसके तल पर कोदरमा पठार पर ग्रांड ट्रंक रोड और NH2 नया NH19 चलता है। कोदरमा पठार। कोदरमा पठार को हजारीबाग निचला पठार या चौपारण कोडरमा गिरिघी उप पठार के रूप में भी जाना जाता है। बिहार के मैदानों से ऊपर उठे कोदरमा पठार का उत्तरी चेहरा पहाड़ियों की एक श्रृंखला की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में यह गया के मैदान के स्तर से 240 मीटर 800 फीट ऊपर एक पठार का किनारा है। पूर्व की ओर यह उत्तरी किनारा गया की सहायक नदियों और बराकर नदी के बीच एक अच्छी तरह से परिभाषित जलक्षेत्र बनाता है, जो कोदरमा और गिरिडीह जिलों को पूर्व दिशा में पार करता है। इस पठार की ढलान पूर्व की ओर एकसमान और कोमल है और नदी के आगे तक जारी है, जो दक्षिण पूर्व की ओर संथाल परगना में बहती है और धीरे धीरे बंगाल के निचले मैदानों में लुप्त हो जाती है। पठार की पश्चिमी सीमा लीलाजन नदी के गहरे तल से बनी है। दक्षिणी सीमा में उच्च पठार का मुख इसके पूर्वी छोर तक शामिल है, जहां कुछ दूरी तक एक निम्न और अविभाजित जलग्रहण क्षेत्र पूर्व की ओर पारसनाथ पहाड़ियों के पश्चिमी स्पर तक जाता है। इस निम्न रेखा के दक्षिण में जल निकासी जमुनिया नदी से होकर दामोदर तक जाती है। दामोदर गर्त। दामोदर बेसिन रांची और हजारीबाग पठारों के बीच एक गर्त बनाता है, जो उनके वर्तमान किनारों पर भारी दरारों के कारण होता है, जिसके कारण बीच की भूमि बहुत गहराई तक डूब गई और संयोग से करनपुरा, रामगढ़ और बोकारो कोयला क्षेत्रों द्वारा अनाच्छादन से बच गई। दामोदर घाटी की उत्तरी सीमा हजारीबाग पठार के दक्षिण पूर्वी कोने तक खड़ी है। गर्त के दक्षिण में दामोदर नदी रांची पठार के किनारे के करीब रहती है, जब तक कि वह रामगढ़ से नहीं गुजर जाती, जिसके बाद उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने पर दाईं ओर एक चौड़ी और समतल घाटी बन जाती है, जिस पर स्वर्णरेखा का प्रवेश शुरू होता है। गोला के दक्षिण में सिंहपुर की पहाड़ियां इसे दक्षिण की ओर मोड़ देती हैं। आगे पूर्व में दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के सबसे निचले चरण के मानभूम क्षेत्र में शांत रूप से गुजरती है। पलामू। पलामू प्रमंडल आमतौर पर छोटा नागपुर पठार के आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम ऊंचाई पर स्थित है। पूर्व में रांची पठार प्रमंडल में प्रवेश करता है और प्रमंडल का दक्षिणी भाग पाट क्षेत्र में विलीन हो जाता है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ के सरगुजा हाईलैंड्स और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले हैं। सोन नदी प्रभाग के उत्तर पश्चिमी कोने को छूती है और फिर लगभग 72 किलोमीटर 45 मील तक राज्य की सीमा बनाती है। क्षेत्र की सामान्य प्रणाली पूर्व और पश्चिम में फैली पहाड़ियों की समानांतर श्रृंखला है, जिसके माध्यम से उत्तरी कोयल नदी गुजरती है। दक्षिण में स्थित झरने इस क्षेत्र में सबसे ऊंचे हैं और सुरम्य और एकांत कप जैसी छेछारी घाटी हर तरफ ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई है। लोध जलप्रपात इन पहाड़ियों से 150 मीटर 490 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो इसे छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाता है। नेत्रहाट और पकरीपाट पठार भौगोलिक दृष्टि से पाट क्षेत्र का हिस्सा हैं। मानभूम सिंहभूम। छोटा नागपुर पठार के सबसे निचले चरण में मानभूम क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्तमान पुरुलिया जिले और झारखंड के धनबाद जिले और बोकारो जिले के कुछ हिस्सों को कवर करता है, और सिंहभूम क्षेत्र मोटे तौर पर झारखंड के कोल्हान संभाग को कवर करता है। मानभूम क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई लगभग 300 मीटर 1000 फीट है और इसमें बिखरी हुई पहाड़ियों के साथ लहरदार भूमि शामिल है। बाघमुंडी और अयोध्या रेंज, पंचकोट और झालदा के आसपास की पहाड़ियां प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती बांकुरा जिले को पूर्व में बंगाल के मैदानों और पश्चिम में छोटा नागपुर पठार के बीच संपर्क कड़ी के रूप में वर्णित किया गया है। यही बात बीरभूम जिले और बर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर उपखंडों के बारे में भी कही जा सकती है। सिंहभूम क्षेत्र में बहुत अधिक पहाड़ी और टूटी हुई भूमि है। पूरा पश्चिमी भाग दक्षिण पश्चिम में 910 मीटर 3000 फीट तक ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाओं का समूह है। जमशेदपुर एक खुले पठार पर स्थित है, जो समुद्र तल से 120 से 240 मीटर
400 से 800 फीट ऊपर है, जिसके दक्षिण में एक उच्च पठार है। पूर्वी भाग अधिकतर पहाड़ी है, हालांकि पश्चिम बंगाल की सीमाओं के पास यह जलोढ़ मैदान में समतल हो जाता है। सिंहभूम क्षेत्र में घाटियों, खड़ी पहाड़ियों, पहाड़ी ढलानों पर घने जंगल और नदी घाटियों में तुलनात्मक रूप से समतल या लहरदार देश के कुछ हिस्से हैं। क्षेत्र के केंद्र में पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा एक ऊंचा पठार है। यह पट्टी, जो पूर्व में सुवर्णरेखा नदी से लेकर चाईबासा के पश्चिम में अंगारबीरा श्रेणी तक फैली हुई है, एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। सारंडा वन को एशिया में सबसे अच्छे साल के जंगल होने के लिए जाना जाता है। जलवायु। छोटा नागपुर पठार की जलवायु आकर्षक है। वर्ष के 5 से 6 महीनों के लिए अक्टूबर से आगे दिन धूपदार और ताजगी देने वाले होते हैं। दिसंबर में औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस 73 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रातें ठंडी होती हैं और सर्दियों में तापमान कई स्थानों पर हिमांक बिंदु से नीचे गिर सकता है। अप्रैल और मई में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को पार कर सकता है, लेकिन यह बहुत शुष्क होता है और आसपास के मैदानों की तरह उमस भरा नहीं होता। बरसात का मौसम जून से सितंबर सुखद होता है। छोटा नागपुर पठार में सालाना औसतन लगभग 1400 मिलीमीटर 55 इंच बारिश होती है, जो भारत के अधिकांश वर्षावन क्षेत्रों से कम है और लगभग सभी जून और अगस्त के बीच मानसून के महीनों में होती है। पारिस्थितिकी। छोटा नागपुर पठार के जंगलों में साल के पेड़ शोरिया रोबस्टा पाए जाते हैं। छोटा नागपुर शुष्क पर्णपाती वन एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय शुष्क चौड़ी पत्ती वाले वन पारिस्थितिकी क्षेत्र पठार को घेरता है। इस पारिस्थितिकी क्षेत्र का क्षेत्रफल 122,100 वर्ग किलोमीटर 47,100 वर्ग मील है, जो झारखंड राज्य के अधिकांश भाग और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के भागों को कवर करता है। यह पारिस्थितिकी क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों की तुलना में शुष्क है, जिसमें पूर्वी हाईलैंड्स के नम पर्णपाती वन शामिल हैं, जो दक्षिण में पूर्वी घाट और सतपुड़ा रेंज को कवर करते हैं, और निचले गंगा के मैदानों के नम पर्णपाती वन पूर्व और उत्तर में निचले इलाकों में हैं। पठार विभिन्न प्रकार के आवासों से आच्छादित है, जिनमें साल के जंगल प्रमुख हैं। पठार पलामू टाइगर रिजर्व और प्राकृतिक आवास के अन्य बड़े ब्लॉकों का घर है, जो बाघों और एशियाई हाथियों की बड़ी आबादी के लिए भारत में बचे कुछ शरण स्थलों में से हैं। वनस्पति। छोटा नागपुर पठार की वनस्पति शुष्क से लेकर गीले जंगलों तक फैली हुई है, जिसमें पेड़ 25 मीटर 82 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। कुछ क्षेत्र दलदली हैं, जबकि अन्य में बांस के घास के मैदान और होलारहेना और डोडोना जैसी झाड़ियां हैं। प्रमुख प्रजातियों में साल शोरिया रोबस्टा शामिल है, जो मूल्यवान लकड़ी प्रदान करता है और विविध वन्य जीवों का पोषण करता है, और महुआ मधुका लॉन्गिफोलिया, जो अपने सुगंधित फूलों के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग पारंपरिक मादक पेय बनाने और जानवरों के लिए भोजन स्रोत के रूप में किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण पौधों में बांस, बम्बुसा, सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस और जंगली आम मैंगिफेरा इंडिका, जंगल की लौ, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा शामिल हैं। जीव जंतु। यह क्षेत्र विविध वन्य जीवों का घर है, जिसमें बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस जैसे शीर्ष शिकारी और एशियाई हाथी, एलिफस मैक्सिमस जैसे बड़े शाकाहारी जानवर शामिल हैं। 4 सींग वाले मृग, टेट्रासेरस क्वाड्रिकॉनिस, काला हिरन, एंटीलोप सर्विकाप्रा और चिंकारा, गेजेला बेनेटी जैसे खुर वाले जानवर भी आम हैं। साथ ही ढोल, क्यून अल्पाइनस और सुस्त भालू, मेलुर जैसे शिकारी भी आम हैं। सस उर्सिनस। पक्षी प्रजातियों में संकटग्रस्त लेसर फ्लोरिकन, सिफियोटाइड्स इंडिकस, भारतीय ग्रे हॉर्नबिल, ओसिसेरोस बिरोस्ट्रिस सहित विभिन्न हॉर्नबिल और विभिन्न प्रकार के शिकारी पक्षी और प्रवासी पक्षी शामिल हैं। संरक्षण।
छोटा नागपुर पठार कभी बड़े पैमाने पर वनाच्छादित था, लेकिन आज इसके आधे से अधिक प्राकृतिक वन क्षेत्र को हटा दिया गया है, मुख्य रूप से चरागाह भूमि और तेजी से तीव्र खनन गतिविधियों के लिए। ये व्यवधान महत्वपूर्ण पारिस्थितिक खतरे पैदा करते हैं। कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे खनिजों के खनन से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव और आवास विखंडन हुआ है, जो देशी वन्य जीवों के अस्तित्व और आवागमन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, विशेष रूप से हाथी, बाघ और तेंदुए जैसी बड़ी प्रजातियों को जिन्हें व्यापक, अछूते क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। कुछ संरक्षण प्रयास चल रहे हैं, जिनमें संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव गलियारों की स्थापना शामिल है, जिसका उद्देश्य खंडित आवासों को फिर से जोड़ना है। हालांकि, संरक्षण नीतियों के सीमित प्रवर्तन और खनन और कृषि पर स्थानीय समुदायों की आर्थिक निर्भरता के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं, जो पठार के पारिस्थितिक संसाधनों पर निरंतर दबाव डालती हैं। संरक्षित क्षेत्र। पारिस्थितिकी क्षेत्र का लगभग 6% क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, जिसमें 1997 में 6,720 वर्ग किलोमीटर, 2,590 वर्ग मील शामिल थे। सबसे बड़े पलामू टाइगर रिजर्व और संजय राष्ट्रीय उद्यान हैं। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, बिहार, 680 किलोमीटर 2। दलमा वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड, 630 किलोमीटर 2। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, बिहार, 110 वर्ग किलोमीटर। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड, 450 किलोमीटर 2। कोदरमा वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड, 180 वर्ग किलोमीटर। लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड, 410 किलोमीटर 2। पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड, 1330 किलोमीटर 2। रामनबागान वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम बंगाल, 150 किलोमीटर 2। संजय राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश, 1020 किलोमीटर 2, जिसका एक हिस्सा नर्मदा घाटी शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में है। सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य, छत्तीसगढ़, 470 वर्ग किलोमीटर। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा, 420 वर्ग किलोमीटर। सप्तसज्य वन्यजीव अभयारण्य, ओडिशा, 20 किलोमीटर 2। तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, छत्तीसगढ़, 600 वर्ग किलोमीटर। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड, 40 वर्ग किलोमीटर। संस्कृति। छोटा नागपुर क्षेत्र एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें विविध आबादी है, जिसमें सदान और जनजातियों के विभिन्न स्वदेशी जातीय समूह शामिल हैं। यह क्षेत्र संथाल, मुंडा, उरांव और हो जैसी जनजातियों के साथ साथ गैर आदिवासी समूहों का घर है। इन समूहों की अलग अलग परंपराएं, भाषाएं और आध्यात्मिक प्रथाएं हैं, जो अक्सर प्रकृति और पैतृक पूजा से जुड़ी होती हैं। सरहुल, होली और करम जैसे त्योहार उनकी संस्कृति के केंद्र में हैं, जो पारंपरिक संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों के साथ फसलों और प्रकृति का जश्न मनाते हैं। शिल्प कौशल एक मजबूत पहलू है, जिसमें समुदाय जटिल मनके, मिट्टी के बर्तन और धातु के काम बनाते हैं। इस क्षेत्र में मानव निवास मध्य पाषाण ताम्रपाषाण काल से है, जैसा कि विभिन्न प्राचीन गुफा चित्रों से पता चलता है। छोटा नागपुर पठार के पत्थर के औजारों से पता चलता है कि मानव गतिविधि मेसोलिथिक और नियोलिथिक काल से चली आ रही है। इसके अतिरिक्त हजारीबाग जिले के इस्को में प्राचीन गुफा चित्र मेसोताम्रपाषाण काल 9000 से 5000 ईसा पूर्व के हैं। कोयला और लौह खनन में बड़े पैमाने पर निष्कर्षण उद्योग अर्थव्यवस्था पर हावी हैं, साथ ही बढ़ते इस्पात उत्पादन, बिजली उत्पादन और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास भी। हालांकि चावल, मक्का और दालों के साथ कृषि अभी भी महत्वपूर्ण है। खनिज संसाधन। झरिया कोयला क्षेत्र। छोटा नागपुर पठार अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयले जैसे खनिज संसाधनों का भंडार है। दामोदर घाटी कोयले से समृद्ध है और इसे देश में कोकिंग कोल का प्रमुख केंद्र माना जाता है।
2883 वर्ग किलोमीटर 1113 वर्ग मील में फैले केंद्रीय बेसिन में विशाल कोयला भंडार पाए जाते हैं। बेसिन में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र झरिया, रानीगंज, पश्चिम बोकारो, पूर्वी बोकारो, रामगढ़, दक्षिण करणपुरा और उत्तरी करणपुरा हैं।